नमस्कार दोस्तों। मोदी डोनाल्ड ट्रंप का पिछवाड़ा चूम रहे हैं। भारत के तमाम राज्यपाल, राष्ट्रपति मोदी को चूम रहे हैं और मीडिया हाउसेस हैं, जितने पूंजीपति हैं और जितने भक्त हैं वो चरण वंदन कर रहे हैं। भारत की जांच एजेंसियां विरोधियों पर हमले कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग मुस्लिमों पर हमले कर रहे हैं। वो उन सब पर हमले कर रहे हैं जो सच बोल देते हैं। जी हां, यही हो रहा है। मैं बताता हूं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में टैरिफ के नाम पर एक शोर मचा रखा है, बवेला कर रखा है। दुनिया की शेयर मार्केट और यहां तक कि अमेरिका तक की शेयर मार्केट नीचे जा रही है, सब गिर रहे हैं, सब तबाह हो रहे हैं, रो रहे हैं। ऐसी स्थिति में दुनिया के तमाम देशों को धमकाते हुए ट्रंप कहता है कि हमने टैरिफ लगाया तो तमाम देश गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं सर सर, और मेरे पिछवाड़े को चूम रहे हैं। Any deal, you guys, some of you work for companies, your companies are peanuts. I don't care how big they are. Compared, this is the largest transaction in the history of our country. And don't let some of these politicians go around saying, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Congress takes over negotiating. Sell America fast because you're going to go busted. You don't. I just saw it today. A couple of your congressmen said, I think we should get involved in the negotiation of the tariffs. Oh, that's what I need. I need some guy telling me how to negotiate. Yeah. अब आप समझिए कि कह रहा है पिछवाड़े को चूम रहे हैं। तब भारत के वाणिज्य मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, प्रधानमंत्री तो बोलने की हिम्मत नहीं करते। चीन का चा नहीं बोलते और टैरिफ का टा नहीं बोलते। तो उनकी तरफ से जो जो लोग बोल रहे हैं वो सच में उसी हालत में नजर आते हैं। और जब इस हालत में नजर आते हैं, भारत को समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे। उधर चाइना अपने माल को भारत में डंप कर रहा है। भारत का इस कारण से पिछले 6 महीने में जो प्रोडक्शन है वो पूरी तरीके से गिर गया है और थोड़ा बहुत नहीं गिरा है, कहीं आधा हो गया है, कहीं चौथाई बचा है। तो इस दशा में लाकर के भारत को खड़ा कर दिया है। भारत के हालात बिगड़े हुए हैं तमाम तरह से। भारत की जितनी फैक्ट्रियां हैं उनका जो आउटपुट है, प्रोडक्शन आउटपुट, वो 6 महीने के सबसे निम्नतम स्तर पर है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहद बुरी खबर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भारी गिरावट देखने को मिली है। फरवरी में इसकी ग्रोथ रेट सिर्फ 2.9% रह गई है। पिछले साल यह आंकड़ा 5.6% पर था। ये 6 महीने का निचला स्तर है। सबसे ज्यादा मार मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और बिजली के क्षेत्रों पर पड़ी है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पिछले साल 4.9% थी, जो अब 2.9% रह गई है। माइनिंग ग्रोथ पिछले साल 8.1% थी, जो अब 1.6% रह गई है। और इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ पिछले साल 7.6% थी, जो अब 3.6% रह गई है। इसका सीधा असर देश के लोगों पर पड़ेगा। भारत में पहले ही 100 करोड़ लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के कम होने से आने वाले वक्त में बेरोजगारी और बढ़ेगी। साफ है, नरेंद्र मोदी से अर्थव्यवस्था संभल नहीं पा रही। उनकी नीतियां देश को हर क्षेत्र में नुकसान पहुंचा रही है। अब आप सोचिए कहां भारत लाके खड़ा हो गया। इसके बाद में भारत के अंदर जो लोग अपनी थोड़ी थोड़ी सी बचत करके पैसे को किसी तरह से वो करते थे, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड में और दूसरे में निवेश करते थे जिससे कि कुछ ठीक सा मिल जाएगा। पहले तो उस पर टैक्स की मार डाली,
जो कि टैक्स फ्री हुआ करता था। और अब स्थिति यह है कि जिस तरह से मार्केट अनिश्चित हुई है, लोगों के पैसे डूब रहे हैं, ऐसी स्थिति में 1.67 यानी 1,67,00,000 लोगों ने अपने म्यूचुअल फंड के खाते बंद कर दिए। इसी तरीके से डीमैट अकाउंट हो और हो, तमाम चीजें बंद कर दी हैं और लोग परेशान हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार लगातार तबाह हो रहा है। अब इकोनॉमी से जुड़ी एक और बुरी खबर आई है। खबर यह है कि देश में एसआईपी अकाउंट धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में करीब 51 लाख एसआईपी अकाउंट बंद हो गए। वहीं म्यूचुअल फंड में निवेश घट गया है और मार्च 2025 में नए डीमैट अकाउंट खुलने की संख्या 23 महीनों के निचले स्तर पर है। इससे पहले जनवरी में भी 61 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने एसआईपी खाते बंद कर दिए थे। यह दिखाता है कि निवेशक निराश हैं और उनका बाजार से भरोसा उठ रहा है। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था की स्थिति डांवाडोल है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। सोना अपने रिकॉर्ड ऊंचाइयों पे 96-97 हजार पे आकर के 10 ग्राम पे आके टिक गया है। आप सोचते थे, मोदी ने चुनाव प्रचार में कहा था वो आपका गहने ले जाएंगे, वो ये ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, और कोई तो नहीं ले जा रहा है, मोदी जरूर ले जा रहे हैं। अब मोदी आपको चांदी का भी नहीं बनाने देंगे, इतनी चांदी भी महंगी होगी। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज। सरकार क्या कर रही है? सरकार नोट छाप छाप करके अपनी नाकामी छिपा रही है। बहरहाल ये तो हुई एक बात। अब उधर ट्रंप की मार, इधर ये। भारत का प्रोडक्शन नहीं है तो क्या हो रहा है? भारत चाइना से माल खरीद खरीद के यहां के व्यापारी और सब वैध अवैध तरीके से माल ला रहे हैं और यहां पे अपने लेवल लगा के किसी तरह बेच के काम चला रहे हैं। यहां जो जॉब मिलता था वो बेरोजगारी में बदल गया है। जब प्रोडक्शन कम होगा तो बेरोजगारी आएगी, स्वाभाविक सी बात है। रोजगार खत्म हो गया तो रोजगार खत्म हो रहा है। और इस तरह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश बन चुका है। और जब ये बेरोजगारों की फौज होगी तो ये करेगी क्या? ये दंगे फसाद करेगी, कहीं करनी सेना बन जाएगी। तो आज हमने वो आगरा में देखा कि किस तरीके से वहां समाजवादी पार्टी के एक सांसद रामजीलाल सुमन, जो कि दलित समुदाय से, उनके वहां हमलावर होकर के भारी संख्या में पहुंच जाते हैं। भारी पुलिस बल होता है, पुलिस वालों को भी पीट देते हैं, तलवारें और सब कुछ लेके जाते हैं और सरेआम कत्ल करने की धमकियां देते हैं। बावजूद नपुंसक बना वहां का मुख्यमंत्री, जो भगवा पहन के नपुंसक बना है, उसकी स्थिति यह है कि कुछ नहीं कर पाता। पुलिस नपुंसक बनी हुई और इस तरह की हालत है कि अपने आप में लगता है कि नपुंसकों का राज है क्या। चलिए, ये तो हुआ इनका राम राज। उधर क्या होता है? उधर आजकल हर एक में जुलूस निकालने का क्रम चल गया है। अभी जो है रामनवमी का जुलूस निकला था, अब हनुमान जयंती का जुलूस निकाल रहे। तो मध्य प्रदेश के गुना में वहां पथराव कर दिया उन्होंने मस्जिद पर, तो मस्जिद से भी लोगों ने जवाबी किया, तो दोनों तरफ से पथराव हो गया। अब ये दंगा फसाद कराने की कोशिश करते हैं। यही नहीं, आगरा में एक और किस्सा आया। एक मुस्लिम युवक को ही इस तरह से बरगला के उससे मीट का एक टुकड़ा रखवाया गया, सुअर का टुकड़ा, मस्जिद में, क्योंकि इससे दंगा फैले। बहरहाल आगरा के लोग समझदार थे, उन्होंने कोई वो नहीं किया और पकड़ा गया बंदा, और पता चला वो तो मुसलमान ही है जिसने रखा। यानी इस तरह के खेल हो रहे हैं, और जब इस तरह के खेल हो रहे हो तो निश्चित रूप से चिंताजनक है। बहरहाल ये भारत। उधर दूसरी तरफ भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार अपने चरण चुम्बन करने वालों को तमाम संवैधानिक पदों पर बैठा रही। तो नरेंद्र मोदी ने तमाम संवैधानिक संस्थाओं में वो लोग बैठा दिए हैं जो उनके चरण चुम्बन करते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? गुजरात में राहुल गांधी ने जब 8 और 9 को कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था साबरमती के तट पर, वहां अहमदाबाद में
कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान पर कड़ा हमला है। आरएसएस को भी उन्होंने घेरा। उन्होंने कहा जिस तरीके से आरएसएस संविधान को खत्म करने की साजिश रच रही है और संविधान विरोधी तमाम काम हो रहे हैं और यह सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है, उस संविधान को खत्म करने का काम कर रही है, तो परेशानी हो गई। इस परेशानी का नतीजा क्या होता है? इस परेशानी का नतीजा यह होता है कि 11 तारीख को, 8-9 को यह होता है, 11 तारीख को ईडी राहुल गांधी के परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो नेशनल हेराल्ड अखबार बनाया था, जिस कंपनी का नाम था एजेएल, एसोसिएट जनरल, उस कंपनी के उस अखबार को जिसने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उसको संरक्षित करने के लिए महात्मा गांधी के नाम पर यंग इंडिया जो कंपनी थी, उस कंपनी को पुनर्जीवित किया और वो नॉन प्रॉफिट कंपनी जिससे कि कोई लाभ नहीं ले सकता, चाहे जितना बड़ा उसका शेयर होल्डर। तो राहुल गांधी उसमें 38% के हैं शेयर होल्डर और 38% की सोनिया गांधी है। अब कहा गया उसको मनी लॉन्ड्रिंग बना के और न जाने क्या क्या, ये 2011 में सुब्रमण्यम स्वामी ने मुकदमा किया था, लेकिन आज तक उसमें कोई चार्जशीट नहीं कर पाए। 2 बार, एक बार ईडी ने, एक बार सीबीआई ने, सब ने क्लोजर फाइल की, लेकिन बार बार वह केस खोला जाता है और कुछ नहीं होता है। तो उसकी तमाम संपत्तियां अटैच कर रखी थी, अब वहां उसे कुर्क करने का उन्होंने नोटिस चस्पा कर दिया। आरोप बड़ा मजाकिया है कि 18 करोड़ का उन्होंने ये लाभ ले लिया और फिर कि 38 करोड़ का उन्होंने विज्ञापन का कर दिया और इसका 19 करोड़ का ये कर दिया। तो इस तरह से करके जब वो बताते हैं तब आता है अडानी हजारों करोड़, अब तो लाखों करोड़ के घोटाले कर चुका, उस पर बात नहीं हो रही। इस पे कहा जा रहा है जो उन्हीं की कंपनी, उन्हीं को कहा जा रहा है कि उसे हड़प है। और यही लोग हैं जो कहते थे 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़प ली, 5000 करोड़ की हड़प ली। अब ये सिर्फ बता रहे हैं टोटल 80 से कुछ आगे 85 करोड़ के आसपास की, और वो भी हड़पना नहीं बता रहे हैं कि विज्ञापन लिए, ये किए, वो किए। अब आप समझ लीजिए कि इस तरह से आ गए। तो यह इनका फ्रस्ट्रेशन है। बहरहाल कोई बात नहीं, इस फ्रस्ट्रेशन के बाद में आगे आ जाते हैं। तो इसी से नहीं होता। इस देश के राज्यपालों की स्थिति है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने जिस तरीके से संविधान का मखौल उड़ाया और वहां के विधानसभा में बार बार पास करने के बाद विधेयकों को रोके रखा, और 1-2 नहीं 5-5 साल तक रोके रखा है। इस तरह के हाल किए गए हैं वहां। ऐसे 10 विधेयक रोके हुए थे। जब ज्यादा जोर पड़ा तो राष्ट्रपति को भेज दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की पूरी कॉपी आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यपाल और राष्ट्रपति ये अवैध काम ना करें, और उसने सीमाएं तय कर दी और यह कह दिया कि आप संविधान के संरक्षक हैं, उसके भक्षक नहीं हैं, और आप सरकार के चरण चुंबक मत बनिए। तो अब आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस तरह से इनको मर्यादा रेखा बताई। ये सदैव ऐसे तो इसका दुरुपयोग करते रहे, जब से मोदी आए तब से राज्यपालों का दुरुपयोग करके कैसे कैसे कहां कहां राष्ट्रपति शासन लगाया, क्या किया, और इसी तरह का फ्रॉड करके जम्मू कश्मीर को भी उन्होंने वो किया था, केंद्र शासित बनाया। चलिए ये सब हो गया। अब इन सब के बाद आता है कि तो फिर देश में और क्या हो रहा है। तो देश में भुखमरी, बेरोजगारी और तमाम संकट खड़े हैं, तमाम स्थितियां खराब हैं, हिंसा भड़काई जा रही है और लोग बेहाल हैं। इन सब पर बात करने की बजाय यहां सिर्फ यह किया जा रहा है क्योंकि बेरोजगारों की फौज इनके पास है जो हिंसा करने के लिए तैयार है। उधर ये राहुल गांधी इसीलिए बार बार सच कहते हैं। बिहार में नौकरी दो पलायन रोको अभियान चल रहा था इसी दृष्टिकोण से कि इन बच्चों के भविष्य आपने बर्बाद कर दिए। ये बच्चों के भविष्य बचाने हैं तो ये सरकार को सबक सिखाना ही होगा। तो अब
या तो चाइना के आप डंपिंग ग्राउंड बनिए, अपने देश का व्यापार खराब करिए और संवैधानिक संस्थाओं से खेल करिए और जीतने के लिए ईवीएम का दुरुपयोग करिए, क्योंकि ईवीएम के बारे में अब अमेरिका की सीआईए प्रमुख तक ने, तुलसी गायकवाड़ जो भारत वंशी हैं, उन्होंने भी कह दिया कि ये हैक करके खेल किए जा सकते। ये तुलसी गबार्ड है, देखा होगा आपने, अभी भारत आई थी, नरेंद्र मोदी ने मुलाकात भी की थी। अब वो कह रही हैं कि ईवीएम हैक हो जाता है। आप खुद सुनिए। We have evidence of how these electronic voting systems have been vulnerable to hackers for a very long time and vulnerable to exploitation to manipulate the results of the votes being cast. ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर कह रही हैं कि ईवीएम हैक हो जाते हैं, चुनाव नतीजों में छेड़छाड़ के आसार रहते हैं, लेकिन इस पर न नरेंद्र मोदी कुछ बोलेंगे, न कोई जांच होगी, न कोई बात होगी। तो अब देखना होगा, हालांकि इतनी बेशर्म है यह सरकार कि न राष्ट्रपति को हटाएगी न राज्यपाल को हटाएगी और न उनमें यह शर्म है कि वह इस्तीफा दे। तो इस बेशर्म सरकार का मजा लीजिए। जय